Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our science new chapter, that is chapter number 3, coal and petroleum. Chapter number 3, coal and petroleum. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स और कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. नाउ अबाउट द चैप्टर. तो हमारे पास जितनी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो कहलाती हैं रिसोर्सेज. जैसे कि एयर, वाटर, फ्यूल, प्लांट्स क्या हैं हमारे लिए? सब रिसोर्सेज हैं. कुछ रिसोर्सेज हमें नेचर में मिलती हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि सनलाइट, सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट. और कुछ रिसोर्सेज मैनमेड होती हैं, जैसे कि सीमेंट, मशीन, प्लास्टिक एक्सेट्रा. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. तो हम अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. इसमें से कुछ हमें मिलते हैं नेचर में और कुछ हम खुद बनाते हैं, यानी कि वो मैनमेड हैं. तो ज़्यादातर मटेरियल जो हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये हमें नेचर प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम इस रिसोर्सेज को बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, इसलिए हम इन रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. इन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ हो रहा है. कुछ रिसोर्सेज जो है वो हम टाइम के साथ रिकॉग्नाइज करने लगे हैं. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें अब पता चला है यूज़फुल है, हमें पहले नहीं पता था उनके बारे में. तो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल. तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी है? ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में है हमारे नेचर में और जो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश नहीं हो रही है, यानी कि वो कंटिन्यूसली नहीं बन रही है नेचर, और वो टाइम के साथ एग्जॉस्ट हो जाएगी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो कहलाती है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा सब क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हैं और ये रिन्यू भी नहीं हो रही है, यानी कि इनको बनने में बहुत साल लगते हैं. उसके बाद आती है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी अर्थ पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली हैं, वो कहलाती है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि विंड, वाटर और सनलाइट. तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ नेचर में रिन्यू हो रही. नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्यूल्स. तो हमें एनर्जी चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे हीटिंग, कुकिंग, बॉइलिंग, रनिंग ऑटोमोबाइल्स और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. हमें ये एनर्जी मिलती है फ्यूल से. तो फ्यूल हमें एनर्जी देते हैं बाय बर्निंग. जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. पर जो भी चीज़ बर्न होती है वो सब फ्यूल नहीं होती है. ठीक है. एनीथिंग बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज एन एफिशिएंट मैनर इज कॉल्ड अ फ्यूल. यानी कि कोई चीज़ बर्न भी हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है एफिशिएंट मैनर में, तो ही वो फ्यूल कहलाएगा. सब बर्निंग चीज़ें फ्यूल नहीं होती. ठीक है. जैसे वुड, काउडंग, चारकोल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी सभी एग्जाम्पल हैं इसके. और इन सब फ्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट होता है. आपको यहाँ इनकी पिक्चर भी दी हुई है, कोल, चारकोल, पेट्रोलियम और एलपीजी. नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स. तो कुछ फ्यूल्स हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली अकरिंग होते हैं, जिनके अंदर कार्बन होता है, और जब ये एयर में बर्न होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हीट एनर्जी रिलीज करते हैं. फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है. तो जो फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी ये जल्दी से रिन्यू नहीं होती हैं. ठीक है. इनके रिजर्व जो है डिप्लीट होते जा रहे हैं बहुत जल्दी, उनके फॉर्मेशन रेट से ज़्यादा जल्दी, यानी कि जितनी जल्दी वो फॉर्म नहीं हो पा रहे उतनी जल्दी वो डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ डिप्लीशन ज़्यादा है. फॉसिल फ्यूल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सॉलिड फ्यूल जैसे कोल, लिक्विड फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम, हैवी ऑयल और बिटुमेन, और गैसियस फ्यूल जैसे कि नेचुरल गैस. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोल के बारे में. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मिनरल है, जो कि पहले फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ होता था. तो कोल हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल है और सबसे पुराना यूज़ होने वाला फॉसिल फ्यूल है. ये अलग अलग डेप्थ में मिलता है हमारी अर्थ की क्रस्ट में. कोल बेड जो है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन होता है. जब हम इसको हीट करते हैं एयर में तो कोल बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस.
फॉर्मेशन ऑफ कोल अब कोल फॉर्म कैसे होता है? तो माना जाता है कि डेड प्लांट्स जो थे उनको रॉक्स और सॉइल ने कवर कर लिया, डिकम्पोज हो गए वो बैक्टीरिया के द्वारा। न्यू प्लांट जब ग्रो हुए सॉइल में तो वो भी बरी हो गए सॉइल के अंदर, उस रॉक्स के अंदर। उसके बाद जब वोल्केनिक इरप्शंस हुए, अर्थक्वेक आए, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुए, तो वो भी बरे हो गए उस अर्थ के अंदर। उसके बाद वो सैंड से कवर हुए, क्ले और वाटर से कवर हुए, और जैसे जैसे साल बीते गए ये रिमेन्स और डीपर होते गए, यानी कि हमारी अर्थ में और अंदर जाते गए। और वहां पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से ये अर्थ में जाकर एयर की एब्सेंस में कन्वर्ट हो गए कोल में, और ये कोल फॉर्म हुआ था एनएरोबिक थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से। ठीक है, तो एनारोबिक थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड को हम कार्बोनाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि जो कोल बनने का प्रोसेस है कैसी कंडीशन में, अनएरोबिक थर्मल कंडीशन में, तो वो कहलाता है हमारा कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है, इसमें हजारों साल लगते हैं इसको बनने में। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल क्या है? कोल प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, इसमें से अब कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालते हैं जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैस। तो उस कोल को ब्रेक करना, इसको 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक एयर की एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि हम कोल के प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन कौन से मेन प्रोडक्ट आते हैं इस डिस्टिलेशन से? कोक, कोल तार और कोल गैस। सबसे पहला आता है हमारा कोक। तो एक ग्रेइश ब्लैक कलर का रेजिड्यू होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बाद में बच जाता है, इसलिए हम इसको कोक बोलते हैं। इसमें 98% कार्बन होता है, और कोक जो है वो कोल से ऑब्टेन होता है जब हम उसका मॉइस्चर और बाकी वोलेटाइल मटेरियल निकाल देते हैं। यहाँ हम वोलेटाइल मटेरियल का मतलब समझ लेते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो अपने आप ही एयर में इवेपोरेट हो जाए, इसके अपने आप ही वेपर्स बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मोक कम होता है इस फ्यूल में, और ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है स्टील और बाकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उसके बाद इन्फोबिट। तो कोक क्या है? एक बेटर फ्यूल है कोल से, क्योंकि कोक में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है बर्निंग पे, और ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू कोल। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा कोल तार। तो कोल तार एक थिक ब्लैक लिक्विड है जिसकी स्मेल बहुत अनप्लीजेंट है, बहुत गंदी स्मेल होती है, और ये मिक्सचर है लगभग 200 सब्सटेंस का जो कि मैन्युफैक्चर में यूज होता है। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ कोल तार डिपेंड्स अपॉन वेराइटी ऑफ कोल, यानी कि कोल तार में क्या क्या कंपोजिशन है, उसमें 200 कौन से सब्सटेंस है, डिपेंड करता है कि कोल की वेराइटी कौन सी है और डिस्टिलेशन का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, इसमें बहुत सारे यूजफुल केमिकल आते हैं जिससे हम इंक्स, डाइज, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पिच डिराइव होता है इस कोल तार से, और जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में यूज होता है। पर आज के टाइम में बिट्यूमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो रोड्स बनाने में यूज हो रहा है। नेक्स्ट आती है हमारी कोल गैस। तो एक गैसियस प्रोडक्ट है जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में मिलता है कोल की, इसलिए इसको हम कोल गैस बोलते हैं। इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हाइड्रोजन H2, मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, यहाँ आपको CO लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ये तो जब ये गैस बर्न होती है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये गैस क्या है? कंबस्टेबल है, क्योंकि जो चीज बर्न होती है वो कंबस्टेबल होती है। इसके बाद कोल गैस एक एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल है। पहले के टाइम में कोल गैस बहुत सारे पर्पसेस में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता था। तो ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ होता था घर में चीज़ों को जलाने के लिए, और इसको हम इल्यूमिनेंट भी बोलते थे डोमेस्टिक या स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, क्योंकि इससे हम क्या करते थे? लैंप्स जलाते थे, स्ट्रीट लैंप्स जलाते थे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास होती हैं ताकि वो वहां से कोल ले सके अपने अलग अलग पर्पसेस के। उसके बाद आता है हमारा इन्फोबिट। कोल ऐश यूज होता है फिलर एज अ टेनिस रैकेट, गोल्फ बॉल्स और लिनोलियम में। फाइन। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक डार्क कलर विस्कस यानी गाढ़ा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड है, उसके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है।
पेट्रोलियम वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड पेट्रा से, जिसका मतलब है रॉक्स, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। पेट्रोलियम जैसे अकर होता है वैसे हम उसको बहुत सारे पर्पसेस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो मोर यूजेबल फॉर्म बनाई जाती है उसको रिफाइन करके। पेट्रोलियम क्या है, हल्का होता है वाटर से। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो पेट्रोलियम ये माना जाता है कि ये फॉर्म हुआ है हीट और प्रेशर की वजह से, जो कि हमारे मरीन ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स की वजह से आया था, एब्सेंस ऑफ एयर में। तो ये जो रिमेन है डेड ऑर्गेनिजम्स के, ये सैंक हो जाते थे सी के बॉटम में, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके ऊपर लेयर आती गई सैंड, स्टिल्ट और क्ले की, और बहुत सालों बाद ये जो लेयर है सैंड, स्टिल्ट और क्ले की बहुत थिक बनती गई। ये जो रिमेन्स थे ये अर्थ में और डीप जाते गए, और ग्रेजुअली ये रिमेन्स कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में और एयर की एब्सेंस में। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो फॉर्म हुआ है वो फॉर्म होता है पोरस रॉक से, जब तक क्या है उसके बीच में कुछ नॉन पोरस रॉक्स नहीं आ जाते हैं। उसके बाद जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं पेट्रोलियम के, वो क्या करते हैं, गैसियस कवर बनाते हैं पेट्रोलियम के ऊपर, और ऐसे गैसियस मिक्सचर को जो क्रूड ऑयल को कवर करते हैं हम उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। अब आती है माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम पेट्रोल को माइन कैसे करते हैं, उसको निकालते कैसे हैं। तो पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है होल्स ड्रिल करके, ऑयल्स वेल बना के हमारे अर्थ क्रस्ट में। तो जब ये वेल हम डिग करते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो नेचुरल गैस पहले बाहर आती है एक ग्रेट प्रेशर के साथ, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऑयल बाहर आता है इस प्रेशर की वजह से, इस गैस के प्रेशर की वजह से। उसके बाद प्रेशर सबसाइड हो जाता है और ऑयल पंप कर लिया जाता है उस वेल में से, उसके बाद रिफाइनिंग यूनिट्स में भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि हम पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करते हैं। तो पेट्रोलियम जो कि क्रूड ऑयल है उसमें बहुत सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, जो कि सी वाटर के साथ मिक्स होता है। एंड सिल्ट फाइन क्ले, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है वो सी वाटर के साथ और फाइन क्ले के साथ है। और यहाँ मैं आपको हाइड्रोकार्बन का मतलब बता दूं, जब हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं एक सिंगल बॉन्ड से, तो वो कहलाता है हमारा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रो और कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन, और ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। ये हम ऐसे चीज यूज नहीं कर सकते हैं, पेट्रोलियम को पहले हमें सेपरेट करना पड़ता है बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स में, और ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट करते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक फ्रैक्शन में, कहलाता है हमारा रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम हमारा रिफाइन होता है एक टॉल स्टील फ्रैक्शनल टावर में, जिसमें क्या होते हैं, परफोरेटेड शेल्स होते हैं। क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है एक फर्नेस में, और उसके बाद जो वेपर है उसको टावर में फीड किया जाता है। तो जो वेपर है लो बॉइलिंग फ्रैक्शंस में वो ऊपर आ जाती है, और हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन जो है वो कंडेंस होकर नीचे चले जाते हैं उस कॉलम में, जो आपको एक कॉलम दिख रहा है। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंटिन्यू होती है जब तक क्रूड ऑयल 5 या 6 फ्रैक्शंस में सेपरेट नहीं हो जाता है, और ये सेपरेशन होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स की वजह से, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो वेरियस फ्रैक्शन है जिसके डिफरेंट बॉइलिंग रेंज है, फिर उसको रिमूव कर लिया जाता है आउटलेट्स में से, जो कि डिफरेंट हाइट्स पर है टावर की। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ समझाया हुआ है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम अभी। तो जो गिवन फिगर है इसमें बताया है कंपोनेंट जो कि ऑब्टेन हुए हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जो कि हमने क्रूड ऑयल के किए और उसके यूजेस। ठीक है, तो ये आपका एक जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है। तो इसमें आप देख रहे हो ऊपर क्या आ गई, सारी गैसेस आ गई हैं, फिर पेट्रोल आया है, फिर नेफ्था आया है, फिर केरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल आया है, लास्ट में रेजिड्यू बच गया है। ठीक है, इसको हमने हीट किया है, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, यानी कि ऊपर क्या है स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसके क्या है लो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट उसका रीच हुआ बोर्ड के ऊपर चली गई, जिसके ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, वो नीचे ही रह गए। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉर्म हुई थी पेट्रोलियम के साथ, जब माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे उस सी में और बरीड हो गए थे सैंड और मड के अंदर। ये प्लांट्स और एनिमल्स अनएरोबिक कंडीशन में गैस में चेंज हो गए,
उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन, तो इसमें ज़्यादातर मीथेन होती है, 85% इसमें मीथेन होती है, फिर उसके बाद 10% इसमें इथेन होती है और 3% इसमें प्रोपेन होती है और बाकी ब्यूटेन। तो जब नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर में, यानी कि बहुत प्रेशर लगा के हम इसको दबाते हैं, तो ये बनती है सीएनजी, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस। आपने सुना भी होगा सीएनजी, हमारे ये पावर जनरेशन में यूज होता है, ये व्हीकल्स में यूज होता है, ऑटोज में, कार्स में, पहले सीएनजी की कार्स भी आती थी। तो ये यूज होता है एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन कम करता है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बर्निंग के लिए हमारे घर और फैक्ट्रीज में, जहाँ ये पाइप के थ्रू सप्लाई हो सकता है। तो ऐसा नेटवर्क पाइपलाइंस का एग्जिस्ट करता है वडोदरा गुजरात में और कुछ पार्ट्स दिल्ली में। नेक्स्ट इज अकरेंस। ये अकर कैसे होते हैं? तो ये हमें मिलते हैं ट्रैप्ड कुछ इम्प्रीवियस रॉक्स के बीच में, कई बार पेट्रोलियम के साथ और कई बार बिना पेट्रोलियम के। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस जो है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलती हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यू टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे डेड ऑर्गेनिज्म को चेंज होने में, कोल में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, और आगे जाके ये रिजर्व जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे। तो ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, यानी कि ये फ्यूचर में बिल्कुल फिनिश भी हो सकती है। ठीक है। और फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए फॉसिल फ्यूल जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करते हैं, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस लेवल में हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। उसके बाद इंडिया में PERA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है, उसने ये लोगों को एडवाइस किया है कि पेट्रोल और डीजल को बचाओ ड्राइव करते हुए। और उसकी कुछ टिप्स क्या हैं, हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं। आप इंजन को बंद कर दो ट्रैफिक लाइट पे या ऐसे प्लेस पे जहाँ आपको वेट करना पड़े। उसके बाद आपका टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, आपका व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, और आपको मॉडरेट और कांस्टेंट स्पीड पर इसको चलाना चाहिए जितनी दूर तक आप चला सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स रिवाइज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, क्योंकि वो डेड रिमेन से बने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद कोक, कोल तार और कोल गैस प्रोडक्ट्स हैं कोल के। उसके बाद कोक क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। फिर कोल ताल में अनप्लीजेंट स्मेल आती है और इसमें लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। उसके बाद पेट्रोल और डीजल फॉर्म होते हैं नेचुरल रिसोर्स है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। उसके बाद पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल सब ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से। और इसलिए हमें वाइसली यूज करना चाहिए, जुडिशियल यूज करना चाहिए इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, which of the following is an exhaustible natural resource? इसमें से कौन सा रिसोर्स एग्जॉस्टेबल है? एयर, वाटर, सॉइल या फॉरेस्ट? तो आंसर इज फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट को बनने में बहुत साल लगते हैं। Fossils are remains of living organism, coal mines kinds of natural resource या living beings. So fossils are dead remains of living organism. Coal is processed in industry to get coke, coal tar, coal gas या all of these. So answer is all of these. Petroleum is a mixture of petrol, diesel, petroleum gas या all of these. So answer is all of these. Burning of fossil fuel causes air pollution, global warming, both A and B, and none of them. So answer is both A and B. Next is fill in the blanks. The coal was first discovered in China. Coal may be of dash types, so coal are of four main types. The dash obtained from coal ore is used in construction of roads, so coal tar. The rate of consumption of fossil fuels is faster than rate of its production. Fossil fuels are exhaustible natural resources. And exhaustible resources can't be exhausted by human activities. This is false. Fossil fuels are inexhaustible natural resources. This is also false. CNG stands for combined natural gas. This is false. CNG stands for compressed natural gas. We get naphthalene ball made of coal tar. This is true. Petroleum is found in pure form under the sedimentary rocks. This is false. Fine.
So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.